नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज हम लोग ब्रह्म समाज में कृषि क्षेत्र के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि कृषि क्षेत्र में कैसे क्या होना चाहिए, और खास करके जो हमारा प्रगतिशील उपयोगी तत्व का जो सिद्धांत है, प्रौद्ध का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुरूप कृषि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो हमारा जो आज का विषय होगा इस पर ही आधारित होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो कृषि का जो क्षेत्रफल है, करीब हमने पहले बताया, एक डाटा दिया था कि हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र करीब 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शहरी इलाका है, और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो ग्रामीण इलाका है। और ज़्यादातर इलाके हैं जो हमारे यहाँ के हैं वो समतल भूमि है। कुछ जगह को छोड़ करके जो कि हमने पहले चर्चा की है, भरतपुर और धौलपुर में कुछ पथरीली जगह हैं, नहीं तो और जितनी भी जगह हैं वो सारी कृषि योग्य जमीन है और समतल जमीन है, और अधिकांश जगह पर खेती होती है। वहाँ खेती की कोई समस्या ऐसी है नहीं। ये जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 40,000 से। ये करीब करीब बनता है 1,00,000 एकड़ जमीन। हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था जो है उसमें कितना है। तो 1,00,000 एकड़ जमीन है, और 1,00,000 एकड़ जमीन में हम कृषि योग्य मान लेते हैं 75 लाख एकड़ की जमीन होगी। 25% में आपको रोड भी जाएगा, मेड जाएगी, गांव जाएंगे, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें जहां पर कि हमको उसके लिए जमीन छोड़नी पड़ेगी। या कहीं पर तालाब है, कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं नहरें बनी हुई हैं, वहां पे खेती होती नहीं है। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, तो हमारे पास में बचेगा करीब 75 लाख एकड़ जमीन जो कि कृषि योग्य है। ऐसा एक अनुमान हम बना रहे हैं, ऐसा कोई हमारे पास डाटा नहीं। डाटा हमारे पास ये है कि हमारे पास कितना ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र जो हमने बोला 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो एकड़ में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 1,00,000 एकड़। और उसमें 25% हम ये मान करके चल रहे हैं कि वो ऐसी जमीन है जहाँ खेती नहीं होती होगी। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको कि खेती की खेती के लिए नहीं किया जाता, जैसे सड़कें होती हैं, गांव बसते हैं, कहीं जंगल होंगे, कहीं झील होगी, कहीं नहरें होंगी, कहीं नदियां होंगी। तो वो सारे क्षेत्र भी तो 1,00,000 एकड़ में ही थे। तो हम एक मान के चलते हैं 75 लाख एकड़ जमीन हमारे पास में है जो कृषि योग्य हो सकती है। इसको हमने मान लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कुल आबादी यहाँ 4 करोड़ की है, और हमारे पास एक डाटा है, उस डाटा से हमको पता चलता है कि जो लोग खेती करते हैं, जिनके नाम पर खेत है, उनकी आबादी लगभग 50 लाख है। मतलब जिनके पास में जमीन है, ऐसे लोगों की संख्या करीब 50 लाख है। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि एवरेज, एक औसतन एक आदमी के पास में करीब करीब 1.5 एकड़ जमीन पड़ेगी, जिनके पास खेती है। वैसे मजदूर तो बहुत लोग हैं जिनके नाम पर खेत भी नहीं है। अब 1 एकड़ 1.5 एकड़ या 1.25 एकड़ का जो एक अनुपात बैठेगा कि हर एक आदमी के पास में, तो इसमें हो सकता है एक आदमी के पास में आधा एकड़ जमीन हो, एक आदमी के पास में 3 एकड़ जमीन हो, किसी के पास 5 एकड़ जमीन हो, किसी के पास में कुछ हो सकता है ज्यादा भी हो। ज्यादा होने की संभावना कम है। 5-6 एकड़ की जमीन या 10 एकड़ की जमीन वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या मेरे ख्याल से 5% से ज्यादा नहीं होगी। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके खेत की जोत जो है 1 एकड़ से कम होगा। अब हमको खेती करनी है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खेती है हमको करनी है, तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे खेत कैसे हैं। तो खेतों में जैसा हम अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इससे 1 एकड़ से कम वाले 90% ज्यादा लोग हैं
जिनके पास में 1 एकड़ से कम जमीन होगी, तो 40-50 लाख, जो 50 लाख करीब जोड़े हुए लोग हैं, तो वो करीब 45 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनके नाम पर जमीन है, और उनकी जमीन 1 लाख, ये 1 एकड़ से कम होगी। 1 एकड़ मतलब हमारे यहाँ वो बीघा का हिसाब तो बराबर नहीं होता, क्योंकि बीघा कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, और बीघा एक बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उस खेत की उपयोगिता कैसी है, उस पर बीघे बीघे का परिमाप पता चलता है। तो 1 एकड़ में मेरे ख्याल से 3-4 बीघा जमीन होती है, ऐसा जहाँ पर अच्छी खेती होती है वहाँ का हम बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पर 2 बीघा भी हो सकती है, कहीं 1.5 बीघा भी हो सकती है, तो अलग अलग जगह का। लेकिन एकड़ का तो जो परिमाप है वो तो स्टैंडर्ड है, तो उसमें तो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। तो अब हमको पता चला कि जो हमारी खेत की जो सीलिंग है, जो बाउंड्रीज है, वो 1 एकड़ या उससे कम वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं। इसके पहले हमने जब कृषि के ऊपर चर्चा किया था, तो हमने एक बात पर चर्चा किया था कि हमारे पास में जो वर्षा का पानी है उसको रोक दिया जाए। जहां जहां भी छोटे मोटे बांध बना करके, खास करके वो नदी नाले जो बरसात में भर जाते हैं और फिर पानी वो सारा फिर बड़ी नदियों में चला जाता है 100-200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, उस पानी को जहां जहां हम रोक पाएंगे, तो उससे हमारे पास में खेती की सिंचाई, कम से कम एक मौसम की सिंचाई हम उस पानी से हम कर पाएंगे। हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जो औसतन पानी कम बरसता है, पानी की कमी अभी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में नदियां हमारे यहाँ से बहती हैं, और नदियों पर से बांध बना करके और नहरों को द्वारा पानी बहुत जगह पहुंचाया जाता है। जहाँ जहाँ नहरें हैं वहां पर लोग 2-3 फसल साल में कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर नहरें नहीं है, लोग वहाँ ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूबवेल का हमने चर्चा किया था कि ट्यूबवेल के से सिंचाई करने से बहुत सारे हानि है, और उसका असर 10-15 साल के बाद में दिखाई पड़ने लगता है, जबकि वहाँ की जमीन बंजर होने लगती है, पानी का स्तर नीचे हो जाता है, और वहाँ का जितना वेजिटेशन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो सूखने लगते हैं। ये हम लोगों ने देखा है पंजाब में, और जगह भी यही बात हुई, जहाँ पर खूब ट्यूबवेल का सिंचाई किया था, वहाँ ये सब प्रॉब्लम आई थी। खैर, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कृषि। जब हम कृषि की बात करते हैं तो एक चीज और भी हमको समझना चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। कृषि में अपने आप में कृषि एक बहुत बड़ा सब विषय है। इस पर भी हमने चर्चा किया था कि जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, डेयरी, फर्टिलाइजर्स, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे यहाँ सिंचाई, नहरों में, नालों में पानी रहेगा, तो वहाँ मछलियाँ भी पैदा होंगी, और जब पेड़ पौधे वेजिटेशन अच्छा हो जाएगा, तो हम वो रेशम के कीड़े भी पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हम कपड़ा बना लें या कुछ और उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह से सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे पास पानी वहाँ पर कितना है। तो जो कृषि अपने आप एक छोटा सा विषय नहीं है, उसमें भी हम देखते हैं जो खाद्यान्न है, जिसको भोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी तो बहुत तरह के हैं। जैसे कि खाद्यान्न में हो गया अनाज, तो हम लोग पैदा करते हैं गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये हमारे मुख्य चीजें जो हम पैदा करते हैं। फिर दलहन हो गया, दलहन जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, उड़द है, मूंग है, चना है, अरहर है। अरहर तो हमारे यहाँ कम पैदा होती है, बाहर से ही ज्यादा आती है। इसी तरह की लोबिया है, इस तरह की चीजें हम लोग पैदा कर रहे हैं। तिलहन, तिलहन में सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी हो गया, इसी तरह की और भी जो चीजें हैं जो तिलहन में पैदा की जाती हैं। ऐसे ही
मसालों में हो गया हल्दी, धनिया, जीरा, इस तरह के और भी जो मसाले हैं, अदरक हो गया, फूल है, ये फूलों की खेती की जाए तो नाना प्रकार के फूल हैं जो कि मार्केट में उसकी डिमांड रहती है। हाँ, मैं शुरू से ही ऐसा ये हूँ। सारी चीजें तभी संभव हो पाएंगे, ये हम चीजें, इन सारी चीजों को हमको उत्पादन खुद करना पड़ेगा। कुछ मसालों को छोड़ करके जो हमारे यहाँ मसाले नहीं हो सकते, जिसमें कि काली मिर्च, लौंग और इस तरह की जो है, उसके लिए एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उसकी खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो और मसाले हैं उसकी खेती हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, और उसका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि यदि हम खुद हम पैदा नहीं करेंगे तो हम बाहर से सामान आयातित करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो पूंजी है वो बाहर चली जाएगी, हमारे क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, तो हमारे लिए व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। अब हम खेतों के बारे में फिर से बात करते हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ खेतों की जोत बहुत छोटे छोटे हैं। जब खेत 1 बीघा, 2 बीघा या 3 बीघा का खेत जब होगा, छोटा छोटा खेत होगा, तो उसमें कोई वैज्ञानिक तरीके से आप खेती नहीं कर सकते। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं होगी तो क्या होगा, खेती में नुकसान होगा, और जो किसान है वो हमेशा गरीब का गरीब बना रहेगा, क्योंकि वो उसमें जो भी मैं परिश्रम कर रहा है, परिश्रम के अनुरूप उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। उसके अनुरूप पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी हमेशा जो स्थिति है दयनीय बनी रहेगी। इस चीज से बचने के लिए उपाय क्या है? तो हम देखते हैं जो खेती करने के कई प्रकार हैं, कई तरह से जगह जगह पे खेतियां होती हैं। एक तो ये हो गया कि लोग खुद ही अपने खेतों में खेती करते हैं, मतलब वो किसान भी हैं और खेतों के मालिक भी हैं। तो इसके कुछ लाभ हैं, कुछ इसमें हानि है। इसका लाभ यह है कि आदमी व्यक्तिगत रूप से जब तक सक्षम होता है वो खेती कर लेता है, या बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई या ज्यादा लोग सहायता करने वाले उसके पास नहीं है तो उस साल वो खेती नहीं कर पाता। कोई बीमार हो गया, कोई और कारण हो गए, तो क्योंकि वो अकेला है, और अकेला आदमी भी वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाएगा। उसके लिए कई तरह के लोगों का दिमाग चाहिए। एक आदमी होता है जो सीड का एक्सपर्ट होता है, एक आदमी जो है फर्टिलाइजर का एक्सपर्ट है, एक आदमी उसका है, तो सारा ज्ञान एक आदमी के अंदर नहीं हो पाएगा। और क्योंकि वो अकेला खेती कर रहा है तो वो इसकी संभावना बहुत कम है कि वो हर जगह जाकर के अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानकारी करे। हालांकि एक बात यह है कि उसको सेंटिमेंटली वो बहुत अटैच रहता है अपने खेत से, लेकिन इंडिविजुअली वो उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाता, वो संभव नहीं होता उसके लिए। दूसरी खेती है जो लोग करते हैं, तो खेती खुद नहीं करके किसी को बटाई पर दे दिया। बटाई का मतलब ये होता है कि जो पैदा होगा आधा आधा या जो भी उनका सिस्टम होगा उससे बांट लेंगे। तो अब जो खेती बटाई पर की जाती है उसमें कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा कि जिससे कि उसको वैज्ञानिक तरीके से पैसा खर्चा करे, वो संभव नहीं उसके लिए। और जो बटाई पे खेती होती है जनरली देखा गया है उसमें बहुत ज्यादा लोग मेहनत नहीं करते, और क्योंकि उसको मालूम है कि आधा जो भी पैदा हो रहा है तो किसी और के पास आएगा, आधा मेरे पास में रहेगा। तो हालांकि खेत बटाई पर लेते जरूर हैं लेकिन उसमें उतनी मेहनत नहीं करते। और फिर एक चीज और भी है, जो खेती एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब खेत एक है, ये मान लीजिए आपने एक फसल के लिए या ये 2 फसल के लिए उसको बटाई पर दे दिया, अब उसको ये मालूम नहीं है कि तीसरी फसल के लिए उसको बटाई पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा या किसी और को मिल जाएगा। तो उस खेत की वो जो देखभाल उसको करनी चाहिए कि उसकी उर्वरता बनी रहे, तो वो क्या देखेगा कि हम जब 2 बार की खेती कर रहे हैं तब तक के लिए तो उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसकी रुचि रहेगी उसके ऊपर। लेकिन जब तीसरे बार का आएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसकी बटाई तीसरे फसल में भी है कि नहीं है, वो फिर खेत पर ध्यान नहीं देगा, तो खेत की उर्वरता कम होगी और फिर उत्पादकता
कम हो जाएगी। तो ये उसकी एक कमी है जो हम लोग जब भी बटाई में खेत दिया जाता है। इसी तरह से एक सिस्टम है, लोग उठा देते हैं खेत को, 1 साल के लिए उठा दिया, 2 साल के लिए उसमें कैश दे दिया कि भाई उसको 10,000 रुपये बीघा दे रहे हैं या 12,000, जो भी अलग अलग जगह के रेट होते हैं। तो उसमें भी यही जो बटाई में जो इशू है वही इशू वहां भी रहते हैं। वो ये रहते हैं कि जब भी वो बटाई पर वो खेत उठाएगा, अब उसको ये मालूम है कि मुझे ये खेत 1 साल के लिए मिला हुआ है, 1 साल में जैसा भी होगा मैक्सिमम उसमें प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको दूसरे साल में खेत कैसा है उसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। तो कभी भी उसमें ऐसा वो काम नहीं करेगा कि उसकी उर्वरता दूसरे साल या तीसरे साल बनी रहे। तो बाद में क्या होगा, उस खेत का उचित उपयोग नहीं हो पाएगा। ये जो चीजें हैं ये कमी है। एक और व्यवस्था है जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में देखा गया था, और उसको बोलते हैं कम्यून फार्मिंग। कम्यून मतलब सब लोग मिल करके खेती कर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट लोगों का कंसेप्ट था कि जो खेती है, तो मान लीजिए एक जगह 100 एकड़ खेती है, वहां पर 2-4 गांव है, तो मान लीजिए 1,000 आदमी वहां रहते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और सब लोग खेती मिलके करेंगे। और उसमें हम लोगों ने फिर क्या देखा, वहां हम लोगों ने ये देखा है कि उस खेती में भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो उसके मालिक नहीं है। वो खेत सबका है और सबका नहीं भी है। और वो जो काम करते थे जो कम्युनिस्ट सिस्टम में, तो उनको वो जमीन गवर्नमेंट की रहती थी और गवर्नमेंट उनको सैलरी देती थी। तो हम लोग देखते हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती है, जहां पर कि गवर्नमेंट लोगों को रखती है, सैलरी दे रही है, कुछ दे रही है, तो उस पर बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन या अंकुश ना रहे तो लोग ढिलाई बरतते हैं। हम लोगों ने सरकारी डिपार्टमेंट देखा हुआ है कि सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे लोग सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम को टिकल टालने का काम करते हैं लोग, किसी क्योंकि उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहता। तो ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम जिसके कि कम्युनिस्ट लोग काफी बड़ाई करते हैं या बात करते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गया। और हमको मालूम है कि जब रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, रशिया का जो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है उनका, खेती योग्य जमीन भी बहुत ज्यादा है उनके पास है। ऐसी हालत उनकी हो गई थी कि वो ये खाद्यान्न बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि भारत से गेहूं रसिया के लिए गया था। अब सोचिए, जहाँ की जनसंख्या कम हो, इतनी सारी जमीन हो उनके पास है, हाँ? लेकिन फिर भी उत्पादन बहुत कम था। तो ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम की उसकी वीकनेस थी, उसको वो लोग समझ नहीं पाए कि इसको कैसे किया जाए। इस बात को जो प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने ठीक से समझा, और उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल खेती है उसमें भी कारगर ढंग से खेती नहीं हो पा रही है, उसका खेत का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी बराबर नहीं हो रही है। दूसरा, जहां पर कि कम्युन सिस्टम है और किस वो खेत गांव के खेत हैं, सबको बोल दिया पैदा करने के लिए, लेकिन वहां पर पैदावार कम हो जाती है क्योंकि लोगों का झुकाव कम है। और जब आदमी ये समझता है कि इसमें हमारा खेत नहीं है तो हम कैसे खेती करें, हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्योंकि मालिक कोई और है। तो इसका हल क्या है? तो हमारे प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं इसका एक ही हल है कि जो फार्मिंग है कोऑपरेटिव के द्वारा किया जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब जितने भी लोगों के पास खेत हैं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जितने हमारे पास खेत हैं और वहां जिस तरह की व्यवस्था है उसमें कम से कम खेत कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाए।
जिससे कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती कर पाए। तो हम देखते हैं कि जैसे ये तो हम लोग जो गंगा जमुना के क्षेत्र में हम लोग ब्रज का जो क्षेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ कम से कम ये 5-6 एकड़ और 5-6 एकड़ या 7 एकड़ की जमीन आदमी के पास में है, तो वहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा सकती है। वैज्ञानिक तरीका हो गया जहाँ पर हम ट्रैक्टर के द्वारा, हम मशीनें और लगा करके, अच्छे तरह के बीज लगा करके हम खेती कर सकते हैं। तो 6-7 एकड़, 5 एकड़ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 6-7 एकड़ की कम से कम जगह होगी, वहां पर हम खेती वैज्ञानिक ढंग से कर पाएंगे। ये कम, जहां पर मान लीजिए बहुत कम पैदा होती है तो वहां पर वो 10 एकड़ के प्लॉट हो जाएगा, लेकिन जहां उत्पादकता ज्यादा है वहां के लिए 6-7 एकड़ की जमीन उपयुक्त होगी खेती करने के लिए, वैज्ञानिक रूप से खेती करने के लिए। तो अब हमने देखा कि हमने पहले एक आंकड़ा दिया आपको कि औसतन जो खेती का जो परिमाप है लोगों के पास 1 एकड़ से कम है, और ये ब्रज क्षेत्र के लिए सही नहीं है, ये सब जगह के लिए यही बात है, चाहे वो अवधी क्षेत्र हो, भोजपुरी क्षेत्र हो और क्षेत्र हो, सब जगह करीब करीब यही हालत है। हाँ, थोड़े बड़े बड़े खेत वहां पर है जहाँ पर पठार और पथरीली जगह है, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता, लोग पास में 50 एकड़ जमीन है। मान लीजिए राजस्थान में कहीं कोई जगह है जहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा हो, वहाँ किसी को 25 एकड़ जमीन है तो उस 25 एकड़ का कोई मतलब नहीं होता, पानी का साधन नहीं है वहाँ पर या और कोई व्यवस्था नहीं है, तो 25 एकड़ का कोई मतलब नहीं होता। तो लेकिन हमारे यहाँ जब लोगों को 1-1 एकड़ जमीन है, यदि 1-1 एकड़ वाली जमीन है या आधा पौन एकड़ वाली जमीन है, ये 10 लोग मिलकर के जिनके खेत आस पास में हो, मतलब ऐसा नहीं कि दूर दूर के तो उनसे फायदा नहीं है, मेड़ दी एक दूसरे से सटी होनी चाहिए, तभी तो हम बड़े प्लॉट बना पाएंगे। तो 8 या 10 लोग मिल करके या तो एक बड़ी प्लॉटिंग कर लें, और उसको उसमें क्या है कि मालिक सभी हैं, उसमें ऐसा नहीं कि वो कोई मालिक नहीं बच रहा, मालिक सब रहेंगे उसके, लेकिन एक कोऑपरेटिव संस्था बन जाए, और कोऑपरेटिव संस्था बना करके उस बड़े प्लॉट में हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो उत्पादकता उसकी बहुत बढ़ जाएगी, और उससे जो फार्मिंग है अच्छी होगी, लोगों की आय उसमें बढ़ जाएगी। फिर उसमें हम 2 बातें आती हैं। एक तो आदमी का खेत हो गया, वो तो बेसिक कैपिटल हो गया उसका। खेत में जो आदमी काम करता है तो वो मजदूर हो गया उसमें। तो हमको ये व्यवस्था कोऑपरेटिव में ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जिसने खेत दिया है उसका एक इन्वेस्टमेंट है, जो खेत में काम कर रहा है वो अलग, वही आदमी खुद भी काम कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन यदि उस खेत में वो काम कर रहा है तो वो खेत में मजदूर की तरह काम कर रहा है, और उसको मजदूरी अलग से उसको मिलेगी। तो मजदूरी कैसे मिलेगी, तो इसमें जो प्रभुत्व की जो व्यवस्था दी गई है उसमें कहा गया कि जो जितना भी उत्पादन होगा उस क्षेत्र में, उस जगह में, वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक भाग होगा जो कि मालिक है, खेत की जो मालिक है उनका जो शेयर है, जो भी प्रोपोर्शन है, किसी को 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ जो भी है, उसका एक परसेंटेज हो जाएगी, एक प्रतिशत बनेगा, तो उसके हिसाब से आधा भाग उन लोग को मिलेगा, और आधा भाग जो है, जो लोग वहां मजदूरी किए हैं, कितने दिन किए, कितने जो भी काम किए, उसके एक डाटा रहेगा, तो आधा भाग उस मजदूरी में जाएगा। कम से कम आधा होना चाहिए। वो बोलते हैं कि व्यवस्था कभी अच्छी हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मजदूरों को आधा से ज्यादा दिया जाए, मतलब 55% दे दिया या 56% दे दिया, और जिसका खेत है उसको 44% दिया। तो ऐसा करने से ये जो प्रौद्योगिकी की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक चीज और भी इसमें आती है, हम आप ये कोई क्वेश्चन ये कर सकते हैं, भाई इंडिया में तो कोऑपरेटिव फेल हो गया,
आप लोग कोऑपरेटिव की बात क्यों कर रहे हैं? तो बहुत जगह फेल हो गया है और बहुत जगह सक्सेसफुल भी हुआ। हमारे पास उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर कि कोऑपरेटिव से लोगों लोगों की जिंदगी बन गई। और उसमें एक एग्जाम्पल तो अमूल है। अमूल तो कोऑपरेटिव है, जहाँ दूध का कलेक्शन शुरू किया। जो दूध देने वाले लोग वही उनकी कोऑपरेटिव होती थी, और जो उसमें प्रॉफिट होता था वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो वो तो बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे और भी ऐसे उद्योग चलाए गए जो कि कोऑपरेटिव पर थे, और कोऑपरेटिव पर सक्सेस भी हुए, बाद में फेल भी हुए। ऐसा नहीं कि वो फेल नहीं हुए, फेल भी हुए। फेल होने के भी कारण है, उसका सक्सेस होने का भी एक कारण है। अभी हम वो देखें कि ऐसी क्या बातें हैं जिससे कि कोऑपरेटिव फेल होती है। तो इसकी जो एनालिसिस की गई इसमें यह है, कोऑपरेटिव फेल होने का जो एक मुख्य कारण है, लोगों के अंदर कोऑपरेटिव की जानकारी नहीं होना। एक डर, एक संशय वो होना कि पता नहीं कल क्या होगा, नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, उस चीज को अपने आप एक प्रश्न चिन्ह लगा करके, तो वो शुरू होने से पहले ही उसकी फेल्यूर्स की चांसेस बढ़ जाती है, और उसके बारे में लोग निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि यदि उसमें जो लगे हुए कोऑपरेटिव में जो भी 15-20 आदमी की जो कोऑपरेटिव बनेगी, यदि उसमें नैतिकता की कमी है, लोग बेईमानी कर लें, तब तो फेल हो जाएगा। तो ये भी हमको देखना होगा कि जो लोग एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका एक मॉरल स्टैंडर्ड एक एक लेवल तक होना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर थोड़ा विश्वास भी हो। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा, या मॉरल स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अभी की जो खेती कर रहे हैं उससे अच्छी खेती बाद में संभव होगी। तो उससे ज्यादा खेती बाद में संभव होगी, इसलिए हमको अपना करना पड़ेगा। और एक कारण और भी है, जो कोऑपरेटिव है इसमें जिसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ी कठोर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरा भाई था, वो ये था, उसको थोड़ी छूट दे दी, दूसरे आदमी को छूट नहीं दी, तो क्या आपस में एक कठोर अनुशासन बना के नहीं चलेंगे। और पहले नैतिकता तो होनी चाहिए, बाद में अनुशासन भी कठोर, थोड़ा सा कठोर होना चाहिए। बहुत ज्यादा लचर व्यवस्था यदि हम लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही 2-3 कारण है जिसके कारण की कोऑपरेटिव फेल हुई। लेकिन जहां पर भी लोगों को कोऑपरेटिव पर विश्वास था, वहां की जो कोऑपरेटिव जो मैनेज कर रहे थे, इसमें एक चीज और कही गई है, जो कोऑपरेटिव मैनेज करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये फ्री सर्विस दे रहे हैं। ये फ्री सर्विस वाली जो कंसेप्ट है ना, वो कोऑपरेटिव में नहीं चलती। जो कोऑपरेटिव का काम कर रहा है उसको पैसा मिलेगा, तो जब पैसा मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और उसकी जो जिम्मेदारी होगी, तो ये तो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा तो उसको हटाया जाएगा। जो ऑनरेरी सर्विस करते हैं तो वो तो एहसान करते हैं, फिर वो काम बिगड़ भी जाए तो उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनके पास है नहीं। इसलिए कोऑपरेटिव में यह है कि कोऑपरेटिव को चलाने वाले लोग जो भी होंगे और उनका चुनाव होगा। ऐसा नहीं है नॉमिनेट कर दिया भाई वो बड़े आदमी है इनको रख दो, वो ऐसे हैं उनको रख दो, ऐसा नहीं। ये जब मान लीजिए 15 आदमी की कोऑपरेटिव बनी है और ये 25 आदमी की कोऑपरेटिव बनी हुई है, तो वो इलेक्टेड आदमी होगा, सबका उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। उसमें एक नियम हो कि कम से कम 60% लोग उसको कहें कि नहीं, हाँ ये आदमी ये काम कर सकता है। फिर उसके लिए उसको पैसे अलग से वो मिलेंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन लोगों का विश्वास उसके ऊपर होना जरूरी है। और अधिक से अधिक लोगों का विश्वास होगा तो उतना अच्छा चलेगा। तो कोऑपरेटिव के सक्सेस होने के ये एक कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो फिर एक चीज और भी है कि मान लीजिए लोग हमारी बात को विश्वास कैसे करेंगे।
कि भाई आप बोल रहे हैं, बात तो अच्छी अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन अब विश्वास कैसे करें? उसके लिए एक आवश्यक होगा कि पायलट बेसिस पर, जैसे मान लीजिए ब्रज क्षेत्र में हम जहाँ पर हम जाए, कुछ 10-15 लोग ऐसे हों जो इस बात को लेकर के उत्साहित हो, आगे बढ़े, और एक लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए। यदि एक उदाहरण सक्सेसफुल हो गया तो और लोगों की बाढ़ लग जाएगी कि भाई हमको भी ऐसे करना है। तो एक ब्रज क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिससे कि ये जो व्यवस्था है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये व्यवस्था ये 1 साल तक सुचारू रूप से, 1 साल में 2-3 फसल सुचारू रूप से हो गई, तो आप समझिए कि हर एक आदमी का विश्वास इसके ऊपर हो जाएगा, और इसी की आवश्यकता है। तो हमने देखा जितने भी खेती करने के प्रकार हैं, जितने भी तरीके, तौर तरीके जो अभी तक हैं, तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में आपकी जमीन नहीं जाती, आप केवल कोऑपरेटिव को अपनी जमीन एक तरह से दे रहे हैं, लेकिन मालिक आप रहते हैं, और उस मालिक की वजह से आपको उसमें से डिविडेंड मिलता है, कंपनी बनी है, उसका जो लाभ का है, लाभ आपको मिल रहा है। और क्योंकि उत्पादकता बढ़ जाएगी तो आपके लिए अच्छा है। उसमें आप उसके उन खेतों में खुद को एक मजदूर के रूप में भी काम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको काम नहीं करना है, तो दूसरे लोग मजदूरी करेंगे उसमें आकर के, तो उस तरह से उसकी व्यवस्था होगी। तो ये जो चीजें हैं, इसको किया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपने यहाँ नहीं करते, पैदा नहीं करते, और वो चीजें बाहर से आती हैं। अब यहाँ एक चीज और हम पहले बताना हम थोड़ा भूल गए कि कृषि में कितने लोग होने चाहिए और अभी कितने लोग हैं। तो एक जो आदर्श की व्यवस्था है, आदर्शगत व्यवस्था में करीब करीब 35 से 40% लोग खेती में लगने चाहिए, और 20 से 25% लोग उद्योग में लगे रहे, 10% लोग करीब व्यवसाय के काम में लगे रहे, और 10% लोग जो व्हाइट कलर जॉब बोलते हैं, या जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, टीचर्स हैं, ये है, ये जो लोग हैं करीब करीब 10% होने चाहिए। जब ऐसा होगा तब वो व्यवस्था आइडियल होगी। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं कि 70% लोग खेती में लगे हुए हैं। ये 70% लोग खेती में लगे रहेंगे तो खेती पर भार बहुत पड़ेगा, और खेती की व्यवस्था अच्छी नहीं चल पाएगी। इतने लोगों को खेती करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे पास सरप्लस आदमी है उसको हम किसी और काम में लगा दें, किसी और उद्योग में लगा दें, उसके लिए उद्योग की व्यवस्था कर दें, और फिर जो खेती है तो फिर बड़े बड़े जो लैंड होल्डिंग को लेकर के अभी काम किया जा सकता है। तो अभी समय थोड़ा कम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यदि कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो 2 मिनट के बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो नमस्कार, कोई प्रश्न है तो हम लोग बात चर्चा कर लेते हैं आगे। सुन रहे हैं हमारी बात? हेलो लोग? हाँ दादाजी सुन रहे हैं दादाजी। हाँ हाँ, तो अभी क्योंकि समय 3 मिनट रह गया बाकी, तो ये कोई व्यवस्था, मतलब कोई इस पर कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न तो अभी दादाजी ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा, क्लास कोई, तो बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा अच्छा। क्लास तो बहुत अच्छी हुई, बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली जो क्योंकि ये समस्या है ना, एक एक मेन जो क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरीके से हम खेती में क्या कर सकते हैं जिनके हम्म, पास कम खेती है। हम्म, तो वो कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम्म। बस ये आपने आंसर दे भी दिया था उसमें कि कोऑपरेटिव क्यों फेल होती हैं। हाँ वो और है, हाँ, तो वो जो इसमें कमियां एक हैं, चीज हाँ बोलिए। हाँ। हाँ, इसमें एक चीज ये दादाजी है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास छोटी खेती है हम्म, और संभव नहीं है उसके पास बड़ी खेती होना, हम्म, तो और उतना नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए
जैसे 6 एकड़ है, 6 एकड़ नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कि 3 एकड़ हो गया या कोऑपरेटिव में मान लीजिए लाइक माइंडेड पीपल 3 जैसे मिल गए 1-1 एकड़ के या 3 एकड़ हो गया या ज़्यादा मैक्सिमम 4 हो गया, तो क्या वो 4 एकड़ में या 3 एकड़ में भी कुछ कर सकते हैं? अच्छा। मेरे ख्याल से कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको एक ट्रैक्टर रखना है, उसकी एक कीमत है, आपको और भी बहुत सारी मशीनें लगानी है, तो उसकी एक कीमत है। तो अब उसका तो पैसा तो उसी खेत से निकलना है ना। तो अब जैसे जब तक उसकी जो लैंड होल्डिंग ऐसी नहीं हो, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग, जितना भी बड़ा हो जाएगा खेत उतना अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई एक आदमी उसके पास खुद का 10 एकड़ जमीन है, ये तो उसके पास काम करने वाले लोग नहीं है, तो 10 एकड़ से भी काम, फिर वो खेती कर ही नहीं पाएगा उसमें, उसको भी 8-10 लेबर लगा के काम करने पड़ेंगे। तो लेबर लगा के काम करवाना और खुद का खेत होकर के उसमें काम करना, दोनों में काफी अंतर होता है। तो इसलिए ये 5-6 लोग मिल करके या 10 आदमी या 15 आदमी मिल करके ये दो खेती करें, एक गांव में मान लीजिए 3-4 कोऑपरेटिव हो जाए फार्मिंग के लिए, और सभी किसी का 15 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ का एक बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे। तो क्या होगा कि अब जैसे हर खेत, छोटे छोटे खेत में मेड़ होती है, मेड़ भी चला जाता है, कुछ रास्ते में पैसे चला जाएगा। जब एक प्लॉट हो जाएगा बहुत बड़ा, एक फील्ड हो जाएगा, तो आपको खेती करने में उसको हर तरह से बहुत सुविधा पड़ेगी। सही है जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, तो मेरे ख्याल से समय बीत रहा है। हाँ जी, क्योंकि हाँ सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए डाटा। हाँ हाँ, हम सेव कर रहे हैं इसको। तो सभी को नमस्कार। फिर कल हम लोग क्लास और लेंगे। तो ये क्लास हम लोग की वेडनेसडे तक चलेगी, हर वीक के मंडे ट्यूसडे। मंडे को नहीं लिया था, कल श्रावणी का अपना खुद काफी प्रोग्राम थे, उसमें हम लोग बिजी थे, इसलिए कल